आईआईटी जेईई की तैयारी करते समय इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कि अगर आपने दूसरे बच्चों को देखकर अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आई विल से कि केवल हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट हाउ टू हैंडल मैथमेटिक्स, या फिर मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल कैसे लाना है, या फिर अगर मैथ्स वीकेस्ट सब्जेक्ट है तो उसको हमें कैसे ठीक करना है। तो रेमेडी बताने से पहले या फिर कुछ भी टेक्निक बताने से पहले, स्ट्रैटेजी बताने से पहले आई वुड से कि वी शुड डायग्नोज द प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगर बच्चे को केवल सोल्यूशन बता दिया जाए तो हो सकता है कि वो उतना उसको अप्रिशिएट ना कर पाए, बट अगर उसे ये भी पता है कि रीज़न क्या है, किसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो ही वुड बी एबल टू डील विद इट इन अ बेटर वे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो ये वाली प्रॉब्लम कि 10th के बाद बहुत सारे बच्चों को, जैसे मैथमेटिक्स उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बट जब वो 11th में आते हैं, जब वो बाकी बच्चों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मेरा फेवरेट तो जरूर था बट मैं तो इन बच्चों से बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। ये स्पेशली उन बच्चों के साथ होता है जिनका हो सकता है कि मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आता हो, या 100 में से हो सकता है 95 98 मार्क्स आता हो, और उनको लगता है वो मैथ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट जब वो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो फटाफट आंसर दे रहे हैं, और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन बच्चों ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, या ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने 10th तक प्रिपरेशन कैसे किया है। अगर आपने समझ समझ के नहीं किया है, रट रट के प्रिपरेशन किया है, तो आपके मार्क्स भले ही 10th में या फिर बोर्ड में अच्छे आ जाए, जेई में यू आर गोइंग टू फेस हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब ये तो चलो हो गया। उसके बाद जो प्रिपरेशन है, हो सकता है आप 11th में हो, 12th में हो, या 13th में हो, तीनों लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। एक फेनोमेना इज कॉल्ड डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसका मतलब ये कि काफ़ी लोगों को जिस किसी भी फील्ड में जाते समय, पहले क्या होता है यूजली ज़्यादा, जब उनको बहुत ज़्यादा फील्ड की नॉलेज नहीं होती है तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है। जब उनको नॉलेज मिलना चालू होता है, जब वो कंपटीशन देखते हैं, तो उनको लगता है कि उनको तो बहुत कम नॉलेज है, बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, बट अगर वो और टाइम स्पेंड करें, और अगर वो रिसर्च करें और ज़्यादा मेहनत करें, तो धीरे धीरे उन्हें इफेक्ट ऐसे लगने लगता है कि जितना उन्होंने दूसरों लोगों को एस्टिमेट किया था वो ओवर एस्टिमेशन था, इतना ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है, दे कैन ऑल्सो मैनेज। तो धीरे धीरे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो फाइनली जो एक्चुअल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो हो जाता है। तो जो बच्चे अभी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, उनके साथ एक ये भी प्रॉब्लम होगा कि जब वो 10th में आए होंगे उनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होगा, मैथ में तो हम फोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर उन्होंने बाकी बच्चों को देखा होगा, उन्हें लगा होगा ये बच्चे तो उनसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा शैटर कर जाता है। ये उन बच्चों के साथ भी हो सकता है जिन्होंने 12th तक प्रिपरेशन नहीं किया है, और 13th में जब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो हो सकता है शुरू में उन्हें ऐसे लगा हो। अच्छा, अब जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बेसिकली इस जो इफेक्ट है या फिर जो ग्राफ है उसके सेकंड वाले लोएस्ट पॉइंट पे हैं। बट अगर वो लगातार मेहनत करें तो दे विल अगेन गेनिंग स्टार्ट गेनिंग द कॉन्फिडेंस, और तब जो उनका कॉन्फिडेंस होगा वो रियल कॉन्फिडेंस होगा, वो फिर इस बात को दर्शाएगा कि उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है एंड दे आर एबल टू हैंडल इट। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने दूसरे बच्चों को देखकर अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। क्योंकि आईटी जेई के अंदर 10,000 सीट्स हैं। नाउ यू कैन फाइंड सम पीपल जिसको तुम्हें लगेगा यार इसको तो मैं टच ही नहीं कर सकता, ये तो ऑलरेडी बहुत आगे है, इसे तो क्वेश्चन बोलने से पहले से समझ में आता है, आंसर बोलना चालू कर देता है, मेरे को तो क्वेश्चन समझने में बहुत टाइम लगता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड ऐसे बच्चे डेफिनेटली होते हैं जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी होगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी सीट फिल कर देंगे। ऑफकोर्स अगर हमारे पास मेन आईआईटी में 10,000 सीट्स हैं तो ऐसे लोग 1,000 2,000 सीट ले लेंगे, बट फिर भी देयर आर एन नंबर ऑफ सीट्स जहाँ पे बच्चा प्योरली मेहनत करके पहुँचता है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आई विल से कि केवल हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट तो धीरे धीरे यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज अगर हम किसी भी एग्जाम को डरते डरते अप्रोच करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी नहीं। एग्जामिनेशन में जब प्रैक्टिस पेपर में भी जब आप बैठोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपसे वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? अगर हमारे प्रिपरेशन के फंडामेंटल सही हों और हम प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाए। पहला चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरी चीज़ पे ऐसा हो सकता है कि आपका इनिशिएशन रॉन्ग हुआ हो, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उनके पढ़ाने का स्टाइल ऐसा था कि जो हो सकता है काफ़ी हाई पिच पे पढ़ाया जा रहा हो,
या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में बहुत सारी टीचर फील गुड कराने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ही लो लेवल की चीज़ें पढ़ा पढ़ा के निकाल देते हैं, बट व्हेन यू फेस एक्चुअल एग्जामिनेशन तब आपको लगता है ये सब तो सफिशिएंट नहीं था, ये तो मेरे को कुछ भी नहीं आता, और अब बिकॉज इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं इतनी जल्दी कैसे अच्छा करूँ। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि आपका जो इनिशिएशन हुआ हो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए IIT JEE के लिए वो अच्छा नहीं हुआ। तो अगर वो अच्छा नहीं हुआ है तो अगेन सेम थिंग है कि अभी भी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देयर इज एम्पल टाइम कि हम पूरे मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा कमेंट ला सकते हैं अगर हमारे बाकी 2 सब्जेक्ट ठीक है तो। ये केवल कॉन्फिडेंस का गेम है, बस आपको दोबारा एक बार शुरू से शुरू करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे में शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि जब उनका कुछ चीज़ जैसे गड़बड़ हो गया, जैसे मान ली मैथमेटिक्स में हो भी सकता है बैकलॉग हो गया हो, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी है कि उन्होंने कहीं बीच में ब्रेक ले लिया हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बट बीच में ब्रेक लेने की वजह से क्या हुआ, ब्रेक ले लिया हो या बीमार पड़ गए हों और उनका एक चैप्टर निकल गया, अब वो उस चैप्टर को कैच करने के चक्कर में अगला चैप्टर नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे करके उनकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम डीरेल हो जाती है, और इवन इफ उनका प्रिपरेशन शुरू में अच्छा चला था अब बहुत खराब चल रहा है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि क्विक फिक्स करने के चक्कर में और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे तो इसी चीज़ में इलझ जाते हैं कि वो पुराना कंप्लीट करें या फिर जो अभी करंट का चल रहा है वो कंप्लीट करें। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो हमारी स्टडी है वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बहुत जल्दी उसको फिक्स करने की कोशिश मत करो। अगर आपका मान लिया 15 दिन का या 20 दिन का बैकलॉग हो गया है तो ये मत सोचो कि इस हफ्ते में सारा कंप्लीट करके और जो हमारे क्लास में चल रहा है उसके मैं बराबर आ जाऊंगा। टेक योर टाइम, बिकॉज चीज़ों को हजम करने में भी टाइम लगता है। तो आपकी जो प्लानिंग है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए। अगर मान लिया हमारे पास 1 महीने का बैकलॉग है तो आई शुड थिंक कि जो करंट में चल रहा है उस लेवल तक आने के लिए मे बी आई रिक्वायर 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स, इतना हमें प्लान लेके चलना पड़ेगा, तभी चीज़ें सिस्टमेटिकली होंगी। वरना बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो और टाइम वेस्ट करता चला जाता है, मतलब टाइम बचाने के चक्कर में और ज़्यादा टाइम उसका खर्च होता चला जाता है। फिर एक थर्ड प्रॉब्लम यह है कि बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री से मैथमेटिक्स को कंपेयर करते हैं। मैथमेटिक्स में दिक्कत क्या है, फिजिक्स में तो क्या है, काफ़ी हम चीज़ों को विजुलाइज कर लेते हैं, फिजिकल थिंग्स हैं, बट मैथमेटिक्स काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ बहुत परेशान करती है। इसका मतलब क्या एग्जैक्टली हम इसको कैसे सोच सकते हैं। तो देखो, हर चीज़ को विजुलाइज करना इज़ डिफ़िकल्ट, डेफिनेटली कुछ चीज़ों को हम विजुलाइज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर भी, बट दैट डज नॉट मीन कि हम बिल्कुल, जैसे बोलते हैं कि बच्चा वो बाल की खाल निकालने की कोशिश करता है कि इसका मतलब क्या है, बिल्कुल डीप में जाने की कोशिश करता है, उसके चक्कर में उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, एक ही जगह स्टक कर जाता है। तो दिस इज़ द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ ऑफकोर्स डिफिकल्ट, जिसे हम बोलते हैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी वजह से भी कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि रिसर्च करने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, हम आगे जाके रिसर्च कर सकते हैं, अभी तो हमें कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ये एक चीज हो गया। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ बच्चे ऐसे जगह पे पढ़ रहे होते हैं या ऐसे बैच में पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे उनकी क्लास में मैक्सिमम नॉन सीरियस बच्चे हैं। तो नॉन सीरियस बच्चे होने की वजह से जो टीचर हैं वो यूजली शैलो पढ़ाते हैं, मतलब उनकी जो लर्निंग है वो शैलो है, लर्निंग है, मतलब जैसे कोई भी उन्होंने फॉर्मूला बताया तो केवल जो जैसा बुक्स में लिखा होता है उस तरह का फॉर्मूला बता दिया, एक आध क्वेश्चन करा दिया, उन्होंने डीप में नहीं समझाया कि लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, ये कहाँ से आया, क्यों आया। अब जब ये वाली चीज़ें मिसिंग होती हैं, इस तरह की शैलो लर्निंग से आप बोर्ड में तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि बोर्ड में भी क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं। पिछले 4-5 साल के अगर कोई बच्चा अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर ले तो उसके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट जेई में इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जेई में जो टेस्टिंग होती है वो अंडरस्टैंडिंग की होती है। तो किसी कॉन्सेप्ट को हम सरफेस लेवल पे पढ़ के उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें हमें हर एंगल से पढ़ाया होना चाहिए, रीजंस बताया होना चाहिए, हमें ये जिसे बोलते हैं डिफरेंट पाथ दिखाया होना चाहिए, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, देन ओनली आई विल गेट अ ग्रास्प ऑन दैट कॉन्सेप्ट एंड देन ओनली आई वुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इस चीज़ का भी जरूर में ध्यान रखें कि केवल जैसे कुछ कुछ थ्योरी के स्निपेट लिखे होते हैं थ्योरी में, या कुछ बच्चे ऐसा होते हैं बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो लाइव पढ़ाया जा रहा है या जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है उसमें एक तो थ्योरी की जो लाइंस होगी जो बुक्स में लिखी होती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ बोला जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में बैठे, ताकि आप ऐसी सिमिलर सिचुएशन में जो अलग सिचुएशन आएगा, क्योंकि एग्जाम में इन ऑल द प्रोबेबिलिटी नए क्वेश्चन ही आएंगे, वहां आप अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पाओ। तो चीज़ों को डेप्थ में पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल शैलो लर्निंग से नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत सारे जैसे मैंने बोला कि अगर नॉन सीनियर्स एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको फीडबैक भी अच्छी लानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि वो अगर डेप्थ में पढ़ाना चालू करे तो जो मैक्सिमम जनता है वो बोर हो जाए और वो उनको फीडबैक अच्छा ना दे, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो ऐसी जगह पर अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा फंस गया तो उसको भी बहुत दिक्कत वहाँ पर आने वाली है।
फिर एक चीज़ ये भी होती है कि मैथमेटिक्स में अनलाइक अदर टू सब्जेक्ट्स केवल थ्योरी जानना सफिशिएंट नहीं। जैसे मान लिया फिजिक्स में मैंने कोई थ्योरी पढ़ा, ठीक है, उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चालू कर दिया, तो दिस फाइन एंड वी कैन स्टार्ट। मैथमेटिक्स में क्या केवल थ्योरी से नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एंड दैट फैक्टर इज मैनिपुलेशन। मतलब आई माइट बी नोइंग द थ्योरी, मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, बट बीच में एक दो स्टेप हमें ऐसे तुक्के मारने पड़ेंगे या फिर मैनिपुलेट करना पड़ेगा, टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते समय, जिसमें जिस भी कॉन्सेप्ट या चैप्टर का वो क्वेश्चन है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बट जनरल मैनिपुलेशन लग रहा है, तो उसकी वजह से भी बच्चा अटक जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जब ये करते हैं कि उन्होंने कुछ थ्योरी पढ़ा, फिर उससे डायरेक्टली क्वेश्चन करना चालू कर दिया, और अगर उनका मैनिपुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो दे विल गेट स्टक। अब ऐसे बच्चे ये बोलते हैं कि हमें थ्योरी तो सारे समझ में आ गया, बट मेरे से क्वेश्चन नहीं होते। तो ऐसा फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं होता। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो जैसे अगर टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उसके बाद अगर क्लास में ही क्वेश्चन दे दिया तो वही बच्चा करना चालू कर देता है, बहुत सारे बच्चे उसको कर भी लेंगे। मतलब दैट इज़ वेरी इजी। मैथमेटिक्स में जो सेकंड वाला पार्ट है कि अपार्ट फ्रॉम नॉलेज यू ऑल्सो रिक्वायर स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशंस, वरना क्वेश्चन बीच में ही अटक जाएगा, इवन इफ यू नो द थ्योरी, नो द फॉर्मूला। तो इस चीज़ का तोड़ क्या है? इस चीज़ का तोड़ ये है कि अगर इस तरह की दिक्कत है, मतलब इस तरह की दिक्कत यूजली जब भी आती है जब तक 10th तक अगर हमने समझ के नहीं पढ़ा, क्योंकि मैक्सिमम मैनिपुलेशन 10th बेस्ड ही होती है, जो 9-10 तक पढ़ी गई है, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें होती है, कुछ पैटर्न हो गया, कैंसलेशन हो गया, और फिर आगे चल के CND का फॉर्मूला हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैनिपुलेशन हैं वो हो गए, वो आपने 11th-12th में पढ़े, मतलब 11th और 12th में यूजली हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने मान लिया एक क्वेश्चन किया, उसमें एक मैनिपुलेशन लगा, फिर उसने वो रट लिया, फिर दूसरे क्वेश्चन में गया, उसमें दूसरे तरह का मैनिपुलेशन लगा, फिर तीसरे क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में, तो जब अगर हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का मैनिपुलेशन लग रहा है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। उसे लगता है यार ऐसा कितनी चीज़ें मेरे को याद करनी पड़ेंगी। तो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज हम टोटल मैनिपुलेशन की बात करें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर, ऐसा नहीं कि हर चैप्टर में अलग अलग मैनिपुलेशन हैं। यूजली जो मैनिपुलेशन हैं वो सारे चैप्टर में कॉमन ही होते हैं। दे आर हार्डली 50-60 मैनिपुलेशन। मतलब अगर आपने एक बार वो 50-60 कवर कर लिया तो फिर भले ही चैप्टर चेंज होता रहे, बट यू वुड बी एबल टू सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो इस तरह की दिक्कत है उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, खुद क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि 50 से 60 सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ें। उन सॉल्व एग्जाम्पल से क्या होगा कि बहुत सारे हमारे पैटर्न दिमाग में बनेंगे, हमें ये पता लगेगा क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, या फिर जो मैनिपुलेशन हैं उन क्वेश्चंस में भी मैनिपुलेशन हुआ होगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ, वो भी हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करना चालू करें। कुछ बच्चों की मेंटेलिटी ये होती है कि नहीं, क्वेश्चन तो मैं ही करूँगा, फ्रेश मैं ही करूँगा, अगर एक बार मैंने सोल्यूशन देख लिया तो वो क्वेश्चन मेरे लिए बेकार हो गया। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि भले ही आप 11th, 12th, 13th और भले ही आपने 10th में भी तैयारी कर रखी हो, तो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनफाइनाइट है। दे विल यू विल नेवर रन आउट ऑफ क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि हम बोले कि दुनिया में सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो अगर हमने 50-60 क्वेश्चन मान लिया सॉल्व एग्जाम्पल की तरह कर भी लिए, तो उसका ये मतलब नहीं कि हमारा जो प्रैक्टिस वाला डोमेन था वो छोटा हो गया। प्रैक्टिस के लिए फिर भी इनफाइनाइट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मटेरियल के अंदर। किसी भी जगह से आप पढ़ रहे हो, दे विल प्रोवाइड यू एम्पल मटेरियल। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को मिस कर देते हैं कि अगर उन्हें थ्योरी समझ में आ रहा है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो जरूर 50-60 सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन चालू करें, तो हो सकता है कि उनका स्ट्राइक रेट बेटर हो और वो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि बच्चे का जो अटेंशन का स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा हो गया है रील्स वगैरह देखने के बाद। तो जैसे मैथमेटिक्स में क्या है कि आपने कोई भी चीज़ पढ़नी चालू की, तो पढ़ने के बाद आपको हो सकता है कि धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने चालू करें, और उसके बाद जितना हम ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे दिमाग में बेटर होता चला जाएगा। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि एक वो माहौल बनने में हमारे दिमाग में टाइम लगता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं उनमें 10 मिनट के बाद ही उनका अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है। ये ठीक है। तो मतलब जब डेप्थ में उतरने की बारी आती है, जब चीज़ें धीरे धीरे ब्रेन को समझ में आने लगती हैं और आके जैसे बोलते हैं ना उसकी मेमोरी में वो जाने वाला होता है, उससे पहले ही उनका जो अटेंशन स्पैन है वो खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है पता नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आता। तो देखो इसका कोई दूसरा वे नहीं है। अगर आपको IIT JEE करनी है तो आपको इतना अटेंशन स्पैन होना ही चाहिए। मतलब अटेंशन स्पैन ये तो 10-15 मिनट तो बहुत छोटी सी बात है, या 1.5 घंटे तो बहुत छोटी सी बात है। जो बच्चे अच्छी तरह प्रिपरेशन करते हैं वो जब पेपर देने बैठते हैं तो 3-3 घंटे उन्हें पता ही लगता है कि कब हो गया, कब खत्म होने लगता है कि अभी 2 मिनट पहले की तो बात थी, इतना जल्दी टाइम कैसे खत्म हो गया। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो वो पागल ही बता रहा है।
अब इस चीज़ को हम जानबूझ के कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ऑफ कोर्स जो रील्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं, उनको हमें बिल्कुल कट डाउन करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। मतलब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो सब चीज़ें भी देखें जो हमारा अटेंशन स्पैन छोटा कर रहा है और हम यहाँ पे भी अच्छा करने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं। जब आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आप एक तपस्या जैसी चीज़ कर रहे हो, आपको बाकी सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, चाहे वो रील्स हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है और अगला 30-40 साल का करियर इसी पे डिपेंड करता है। तो शुरू-शुरू में जिस बच्चे को अभी दिक्कत है, अगर उसका मोटिवेशन हाई है, तो शुरू-शुरू में ऑफ कोर्स उसको दिक्कत होगी। अगर उसको अभी मान लिया 15-20 मिनट या आधे घंटे बैठने में उसका कंसंट्रेशन चला जाता है, तो उसका इलाज ये है कि आप लगातार फिर भी बैठो। बार-बार अपने दिमाग को बोलो कि मेरे को वापस टॉपिक पे आना है, वापस टॉपिक पे आना है। और ऐसा लगातार 10-15 दिन करोगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थिंग्स विल इम्प्रूव एंड थिंग्स विल बी गेटिंग बेटर और आपका जो स्पैन है अटेंशन का वो अच्छा होता चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा आधे मतलब 2 दिन मैंने ट्राई किया, फिर मेरे को लगता है ये तो काम नहीं कर रहा, फिर हम यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे कि इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकालें। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप जेईई में जाना चाहते हो तो आपको एक मिनिमम लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी होनी ही चाहिए और वो जब भी आएगी जब आप क्वेश्चन को देखते डेप्थ में सोच के ये पता लगा पाओगे क्या बोलना चाह रहा है, इसका क्या सोल्यूशन होगा। बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है, वो जब भी आएगा जब आपका कॉन्सेंट्रेशन फुल्ली उसी क्वेश्चन पे होगा, इधर उधर नहीं जा रहा होगा। तो उसके लिए सोशल मीडिया वगैरह बिल्कुल कट कर दें, उससे कुछ भी नहीं होगा। दिस इज़ फॉर श्योर। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए कि वो बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो अनक्वालिफाइड एडवाइस की वजह से। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे, ये कर लो वो कर लो। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि वो जो एडवाइस देने वाले लोग हैं क्या वो क्वालिफाइड हैं, क्या उनको इतना एक्सपीरियंस है। इवन इफ एक बच्चा अगर मान लिया जेई में सेलेक्ट हो भी गया है, ही इज़ नॉट सपोज टू बी क्वालिफाइड फॉर गिविंग जिसे बोलते हैं ना रेमेडी टू ईच एंड एवरी पर्सन। वो जो बच्चा जिस रैंक लेवल पे फाइट वो कर रहा होगा, जितना उसका दिमाग चलता होगा, वो अपने तरह के बच्चों को तो बता सकता है कि मैंने ऐसे किया है और अगर तुम्हारी सारी चीज़ें मेरे सिमिलर हैं तो तुम ऐसे करोगे तो फ़ायदा हो सकता है। बट वो हर तरह किसी को नहीं बता सकता। ये मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो सिलेक्शन के लिए फाइट कर रहे होते हैं और वो रैंक 1 का इंटरव्यू देखेंगे। रैंक 1 की जो प्रॉब्लम होगी और जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी रैंक 1 वाला जो बंदा होगा या टॉप 100 वाले जो बंदे हैं उनके दिमाग में भी नहीं आएगी कि ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसको अगर इमिटेट करने की कोशिश करेगा वो बच्चा हु इज़ फाइटिंग फॉर से 10,000 20,000 रैंक के एनआईटी में चला जाऊं, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल यूजलेस है। अगर वो उस बच्चे को मिमिक करने की कोशिश करे कि उसने बोला कि ये बुक करनी है तो वो ये बुक करे। अब वो जो टॉप 100 वाला बच्चा है जब उसने बोला होगा ये बुक करनी है तो वो अपना मटेरियल वगैरह सब लगा के बैठा होगा, उसके बाद वो बोल रहा हो। तो ऐसे भी होता है कि अनक्वालिफाइड एडवाइस की वजह से बच्चा बार बार अपना ट्रैक चेंज करता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल जो टाइम है वो अपना वेस्ट कर देता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उनसे एडवाइस लें, बिकॉज उन्होंने होपफुली बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा। तो उनको हर तरह के जो बच्चे हैं, हर कैटेगरी के जो बच्चे, कैटेगरी के मतलब ये कि अलग अलग बच्चों की अलग अलग तरह की दिक्कत होती है। किसी बच्चे का IQ शार्प होता है, वो तुरंत समझ जाता है, बट उसके परफॉर्मेंस ना होने का रीज़न कुछ और हो सकता है। किसी दूसरे बच्चे को हो सकता है कि वो बहुत मेहनती हो, मेहनत भी कर रहा है, बट ही इज़ नॉट एबल टू गेट रिजल्ट, क्योंकि हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी गलत हो, वो गलत जगह पे डायरेक्शन पे मेहनत कर रहा हो। केवल हार्ड वर्किंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जैसे बहुत सारी जैसे बोलते हैं ना कि एक तो चलो नोन फेसेस हो गए, बहुत सारे बच्चे तो अननोन फेसेस पे मतलब किसी ने आईडी बना के कोई उसको ज्ञान दे रहा है कि ये कर लो, ये बुक करेगा तो ये हो जाएगा। इवन इफ यू आर नॉट नोइंग कि जो सामने वाला बंदा है वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर भी रहा है नहीं कर रहा है, वो तो कुछ भी बोलना चालू कर दिया अपने फॉलोअर्स के लिए या फिर सोशल मीडिया पे बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ का तो जरूर ध्यान रखें कि क्वालिफाइड एडवाइस ही लें, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर पोटेंशियल। मतलब अगर ऐसे बच्चे का मान लिया सिलेक्शन हो भी गया तो डेफिनेटली उसका रैंक कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब ऐसा होगा कि उसका पोटेंशियल मान लिया 5,000 रैंक आने का है और उसका रैंक आएगा 15,000, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। फिर मटेरियल हो गया, बहुत सारे बच्चे मटेरियल ही चेंज करते रहते हैं, ठीक है, कि उन्होंने एक बुक करना चालू की, फिर किसी दूसरे से कंपेयर करके दूसरी बुक करना चालू कर दिया, या फिर दे विल ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स कि वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो बच्चा जब लेक्चर देखेगा या लेक्चर अटेंड करेगा ऑफलाइन में तो उसको समझने में, उसको हजम करने में भी उसको टाइम लगेगा। फिर जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा और उसने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो उसको पर क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगेगा।
ऐसा बच्चा अगर बहुत सारा मटेरियल करने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, वहीं बैठा रहेगा, मतलब उसका जो कोर्स है वो बैकलॉग होता ही चला जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पाथ है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर विद अदर पीपल कि वो क्या कर रहा है, उसका पास्ट अलग है, आपका पास्ट अलग है। आपको अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, आपके हाथ में जो जो है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें। क्योंकि आई एम नॉट सेइंग यू कैन नॉट टच दैट पर्सन एवर इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, बट आपको स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि हो सकता है कि वो बच्चा अभी हर चैप्टर में 50-60 मेंस के क्वेश्चन कर रहा हो, 50-60 एडवांस के क्वेश्चन कर रहा हो, आप भी वो मिमिक करने की कोशिश करो, मालूम पड़ेगा कि एक महीने में आप 3 चैप्टर पीछे चले गए। उसकी बजाय आपको ये समझना चाहिए कि पहले जो हमारी मुलाकात होगी वो मेंस 1 से होगी, तो आई शुड बी रेडी फॉर दैट। तो अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मैथमेटिक्स बहुत वीक सब्जेक्ट है, बहुत फोबिया है, तो फिर हम ऐसा करें कि मेंस 1 तक हम मेंस की तैयारी करें, उसके बाद उस पे एडवांस की तैयारी बिल्ड करने की कोशिश करें। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। भले ही मेरे को 3 टास्क करना है ABC, उनकी सीक्वेंसिंग क्या है, टाइमलाइन क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने के लिए। अगर किसी बच्चे ने जनवरी तक का टाइम वेस्ट कर दिया तो उसके आगे का टाइम भी उसका वेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि ही विल बी इन टू माइंड के मेंस का करूँ, एडवांस का करूँ। प्लस जैसे जैसे आप जनवरी को अप्रोच करोगे, इवन जनवरी के बाद, तो एक जैसे बोलते हैं ना कि फियर ऑफ लूजिंग टाइम, मेरे को ऐसा लगता रहता है कि अगर मैं ये दोबारा से फिर से पढ़ूंगा तो मेरा तो बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी को सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों का वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें। फिर इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखेंगे, आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में एक तो हमें ऑफकोर्स थ्योरी लेक्चर अटेंड करने पड़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बट जो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, मैथ के जो क्वेश्चन करने में टाइम हमें ज़्यादा लगता है, तो प्रैक्टिस हमें मैथ में भी ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे फिजिक्स में क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया, हमने 2-4 क्वेश्चन कर लिए, इज फाइन। बट मैथमेटिक्स में बिकॉज मैनिपुलेशन की वजह से हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें कि हम टाइम को इक्वली स्प्लिट ना करके मैथमेटिक्स को रिलेटिवली थोड़ा बेटर दें। अगर हमारे तीनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो भी आई विल से कि 40% ऑफ द टाइम मैथमेटिक्स को जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा डिफरेंट टाइप के करने पड़ेंगे ताकि हम डिफरेंट मैनिपुलेशन सीखें। एक ये वाली चीज़ होगी कि बहुत सारे बच्चे जब एफर्ट मारना स्टार्ट करते हैं तो उनका पूरा ध्यान मार्क्स के ऊपर रहता है, मतलब वो नॉलेज को भूल जाते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड मार्क्स इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम सरफेस सरफेस पे पढ़ लें या फिर क्लास में बैठे हैं और टीचर की बात सुन रहे हैं, बट हमारा दिमाग ये है कि अगले टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कैसे कैसे मैं अटैम्प्ट करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्क्स अपने आप आएगा वंस यू आर क्यूरियस इनफ टू नो कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये। अगर इस तरह की बात है तो आपके मार्क्स अपने आप फॉलो होंगे। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। एक ये चीज़ हो गया कि काफ़ी बच्चे ये है कि वो बोलते हैं जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है, बट इनकन्सिस्टेंसी है उनके जैसे बोलते हैं ना एफर्ट्स में। तो यार उसमें तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। और डिसिप्लिन होने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आई वुड से कि आपके सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाना खाने का टाइम, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, सबका टाइम बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। अगर आप उसको, ये सबसे पहला स्टेप है, अगर आपने ये वाली चीज़ बिल्कुल सही कर ली तो धीरे धीरे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाएगी। एंड इस वाली चीज़ को अगर आपने 10 दिन भी फॉलो कर लिया तो फिर किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑटोमेटिकली बॉडी विल बी एडजस्टेड टू दिस न्यू टाइम टेबल। और फिर आपका परफॉर्मेंस, भले आप 10 घंटे पढ़ रहे हो विद इरेक्टिक टाइम शेड्यूल या फिर 10 घंटे पढ़ रहे हो एक फिक्स्ड टाइम शेड्यूल में, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, भले आपके नंबर ऑफ आवर्स सेम हो, क्योंकि आपकी बॉडी को पता होगा किस टाइम पे आपका कौन सा, जिसे बोलते हैं बॉडी पार्ट को काम करना है। तो ऑफ कोर्स जिस टाइम पे दिमाग को काम करना हो वो अपने आप अलर्ट रहेगा, आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। अदरवाइज इरेटिक टाइम शेड्यूल से क्या होता है कि बच्चे को नींद आ रही होती है, लेक्चर देख रहा होता है, उसकी दिमाग में आधी बातें नहीं जा रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो भी मैंने बोला है, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो ज़रूर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ, या पॉइंट्स टू रिमेंबर भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मतलब वो ऐसे सोचते हैं जिनका मैथमेटिक्स काफ़ी वीक होता है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अच्छा कर लेता हूँ, मैथ बस इतना कर लेता हूँ, सो के मैं बस पास हो जाऊँ। ठीक है, क्या ये चलेगा? क्या मैथ निगलेक्ट करने से हो सकता है? तो मैं देखो 2-3 चीज़ें बोलूँगा। अगर इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हो और मैथ्स को ही अवॉइड कर रहे हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इंजीनियरिंग में जाके आपको वहाँ पे बेसिक साइंस के कोर्सेज भी आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, उसमें मैथमेटिक्स के कोर्स आएंगे, वो पास होगे तभी डिग्री मिलेगी, पहली चीज़ होगी। दूसरी, मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो आपकी लॉजिक अच्छी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो आप किसी भी फील्ड में जाओ। ये ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भले ही हार्ड कोर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो भी आपको मैथमेटिक्स चाहिए होता है सिस्टमैटिकली, लॉजिकली सोचने के लिए बाकी फील्ड्स में।
स्पेशली जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको CS नहीं मिलता है, वही सोचते हैं मैं वहाँ जाऊँगा, मैकेनिकल में जाऊँगा और मैकेनिकल की डिग्री तो मैं करूँगा बट साथ में मैं कोडिंग भी सीख लूँगा, या आजकल जैसे मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, मैं वो भी सीख लूँगा। वहाँ पे आपको लॉजिक चाहिए, वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स चाहिए। तो अगर आपका अभी मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो वहाँ पे कोडिंग आप मतलब जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल एवरेज लेवल वाली कोडिंग कर पाओगे, जिसको MSc BSc वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। बट जो ब्रेन वाली कोडिंग होती है जिसमें पीछे मैथमेटिक्स लग रहा होता है, जिसमें लॉजिक्स लग रही होती हैं, मतलब वहीं वो उन्हीं लोगों के लिए हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, तो वो काम आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इससे बच के नहीं जाया जा सकता, यू हैव टू गो थ्रू दिस, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, कुछ लोग क्या करेंगे कि वो उनको सामने प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है बट वो उसको देखते रहेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, बिकॉज जितना आगे टाइम जाता चला जाएगा उतना ही उसको सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी, उतना ही आपका जो रैंक है वो और कॉम्प्रोमाइज़ होता चला जाएगा। जैसे कुछ बच्चे हो सकता है कि अभी ऐसे सोच रहे हो या उनको किसी ने ऐसा ज्ञान दिया हो कि अगर मैथमेटिक्स नहीं होना तो कोई बात नहीं, लास्ट में 1-2 महीने में वन शॉट रिवीजन से पढ़ लेना। बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी अक्सर एडवाइस है, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब तुम इसको ऐसे सोचो कि बाकी जो बच्चे हैं वो आपसे IQ वाइज ऑलरेडी आगे हैं मैथमेटिक्स में, कम से कम मैथमेटिक्स में दे आर एबल टू परफॉर्म वेल। ये ठीक है, उनको समझ में आ रहा है, वो पढ़ भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो एक तो वो वैसी कैपेबिलिटी वाइज आगे हैं, फिर वो सिलेबस वाइज भी आगे हो गए क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा है। और आप लास्ट में जाके ऐसा क्या चमत्कार करोगे कि उनके बराबर जाके खड़े हो जाओगे। आप तो जितना ज़्यादा टाइम लोगे उतना ही बेटर होगा, जितना कम टाइम लोगे उतना ही तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ होता चला जाएगा। तो जो लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि बिल्कुल लास्ट में इसको करेंगे वन शॉट से, वो अपने आप को पागल बना रहे हैं। और ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ होगी जब वो फर्स्ट मेंस देंगे, उसके तुरंत बाद उन्हें रियलाइज़ होगा उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। अगर आप मैथमेटिक्स अभी पढ़ के और मान लिया मेंस तक आपने एक लेवल तक तैयारी कर ली है, तो फिर उसको जब आप दोबारा पढ़ोगे तो सेकंड मेंस के लिए और एडवांस के लिए यू विल बी इन हाईली एडवांटेजियस पोजीशन, रादर देन कि हम बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दें। लास्ट में कुछ नहीं होगा, ये हम पक्की बात बोल सकते हैं। और जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स के छोड़ के काम चल जाएगा, तो आई वुड से कि आपका जो पोटेंशियल है, मतलब बाई चांस अगर किसी का पहली बार तो सिलेक्शन ही नहीं होगा ऐसे करने से कि हम मैथ को हाईली कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में रखें, बट अगर बाई चांस सिलेक्शन हो भी गया, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो हाईली कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब फिर ऐसा होगा कि डेफिनेटली आपका जो पोटेंशियल होगा 900 रैंक लाने का होगा, आएगी 9000 रैंक, ऐसा होगा। और जब आप IIT में जाओगे, NIT में जाओगे, तब जाके समझ में आएगा कि आपने क्या चीज़ मिस कर दिया है। IIT JEE की तैयारी करते समय इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा, डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं कुछ चैप्टर बहुत अच्छे करके चला जाता हूँ रादर देन पूरे सिलेबस को करके जाना, तो आई विल से कि दिस अगेन सुसाइड। अगर हम कुछ चैप्टर देखो, ये सब बात करने की नौबत कब आई होगी जब हमारा उस सब्जेक्ट में, बीट मैथमेटिक्स और समथिंग एल्स, हमारा बहुत कम जैसे दिमाग लगता होगा। तो किस चैप्टर को बहुत अच्छा करना पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारा। जब दिमाग वाइज इतनी दिक्कत है तो उस चैप्टर के जो टफ क्वेश्चंस आएंगे उनको समझने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और टाइम तो तुम लगा दोगे, बट एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं 50-60% तो ईजी क्वेश्चन आते हैं, 30-40% मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं और 10% टफ क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप कोई चैप्टर बहुत अच्छा करके जाओगे, मैं टफ क्वेश्चन भी उसका कर लूँ, तो उसमें करने में तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि टफ कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत टाइम लगेगा, उसको हजम करने में बहुत टाइम लगेगा, बट एक्चुअल एग्जाम में उसका रिटर्न ही अच्छा नहीं आएगा। अब ये जो ईजी वाला पोर्शन है, यू नेवर नो कि वो किस चैप्टर से आएगा। तो गिविंग दीज टू सिचुएशन आई वुड ऑलवेज से कि किसी भी चैप्टर में बहुत डेप्थ तक जाने की बजाय एक बार पूरे सिलेबस को फिनिश करो एक मिनिमम लेवल तक, मतलब उसे इजी और मॉडरेट क्वेश्चन हम कर पाए, कम से कम इजी क्वेश्चन तो कर पाए। अगर हम इजी क्वेश्चन ही छांट छांट के कर दें तो उसी से हमारा काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। अच्छा, परसेंटाइल में मैं एक बात और बता दूं, लास्ट ईयर भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये समझाया था कि फिजिक्स में जो 99 परसेंटाइल आया था ऑन एंड एवरेज, और जो मैथ्स में 99 परसेंटाइल आया था उसमें 30 मार्क्स का डिफरेंस था। मतलब मैथ्स में अगर हम 6-7 क्वेश्चन कम भी किए, ये पिछले मतलब कुछ सालों का जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, यूजली बाई चांस मैथमेटिक्स ही टफ आ रहा है। तो क्योंकि बच्चे भी अब PYQ करके ही अपना वो निकालते हैं ना कि मेरा इसमें तैयारी कैसी है, इसमें तैयारी कैसी है। अगर मान लिया इस साल का जो PYQ, मतलब इस साल के जो एक्चुअल पेपर है उसमें मैथ ईजी आ जाए तो सबके लिए ईजी आ जाएगा, दैन यू वुड ऑल्सो बी एबल टू स्कोर वेल। बट हमें ये भी एक बात हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए कि मैथ्स में 6-7 क्वेश्चन कम करने के बाद भी हमारा 99% आ जाएगा फिजिक्स के विज़िट। तो ऐसा नहीं है कि मान लिया हमारे फिजिक्स में हम 22 क्वेश्चन कर रहे हैं और मैथ्स में मान लिया हमसे 17 क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं सोचूं मेरा मैथ बहुत वीक है, नहीं।
एक हमें डेटा भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती परफेक्शन की तरफ भागने की कोशिश करें और जबकि उसकी ज़रूरत ही ना हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स के 22 क्वेश्चन करें और मैथ्स के 18 क्वेश्चन करें, तो हमारा दोनों में लेवल बराबर ही हो और हमें लग रहा हो कि हमारा मैथ बहुत वीक है क्योंकि उसमें हमेशा ही 4-6 क्वेश्चन कम होते हैं। ये नहीं है, तो हमारे एनालिसिस में ये वाला पार्ट भी ज़रूर ऐड होना चाहिए, ये वाला पार्ट भी ज़रूर हमें दिखना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे जो 12th में हैं और जिनका एक सब्जेक्ट वीक है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी इस टाइम के अराउंड हो सकता है कि उनका लगभग सिलेबस फिनिश हो गया हो, बट एक सब्जेक्ट उनका बिल्कुल वाइप्ड आउट है, बीट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अगर मैथमेटिक्स है तो आई वुड से कि अभी से लेके मेंस 1 तक हमारे पास बहुत टाइम है और इसके अंदर हम उस सब्जेक्ट को बहुत सॉलिड कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ के भी। क्योंकि अगर आपका लगभग सिलेबस फिनिश हो गया है तो बाकी 2 सब्जेक्ट में 2-2 घंटे अगर हम डेली देके प्रैक्टिस कर लें तो भी उतना काफ़ी है। बाकी का जो पूरा हमारा 8 घंटा है वो हम एक ही सब्जेक्ट में डिवोट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत है कि हमारे 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली 12th वालों का, क्योंकि उनका सिलेबस अभी फिनिश हो गया होगा। 13th वालों के लिए मतलब ऐसे करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनके लिए तो अभी पूरा ही सिलेबस पढ़ा हो और एक सब्जेक्ट अगर बहुत वीक है तो आई विल से कि पैच वर्क करने की बजाय, क्योंकि पैच वर्क करते करते बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और उस तरह आउटपुट भी नहीं आता है। आप बिल्कुल स्क्रैच से भी सोच सकते हो कि एक बार में अगले 4-5 महीने में पूरा सिलेबस ही फिनिश कर देते हैं एक सब्जेक्ट का, अच्छी जगह से पढ़ के। मतलब अगर आपके पास रिसोर्सेज है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप हमारा यूट्यूब चैनल भी यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स को पूरा पढ़ने के लिए। उसमें बड़े आराम आराम से पढ़ाया गया, बेसिकली उसमें उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ाया गया जिनके पास कोई डाउट पूछने की सुविधा नहीं है। तो उसमें बड़े स्लो वे में ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन किया गया है, तो जिसको दिक्कत होगी मैथमेटिक्स में वो हमारे उस चैनल से आराम से समझ सकता है। बस ओपन माइंड के साथ जाए, डर डर के ना जाए, मेंटल ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। और इफ़ यू वांट कि नहीं मेरे को तो पेड चीज़ों में ही मज़ा आता है, तो यू कैन ऑल्सो टेक हमारा इंडिविजुअल मैथमेटिक्स वाला कोर्स, जिसके अंदर आपको फिर मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएंगे एंड पूरा मटेरियल भी मिल जाएगा। तो प्रवीण इंडिविजुअल भी ले सकते हो और स्क्रैच से फिनिश कर सकते हो। ये स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बोला है जो 12th में हैं और जिनके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, कोर्स लगभग फिनिश होने की कगार पे। दे कैन अफोर्ड के जो तीसरे वाला सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल जीरो से हीरो तक ले जाए, बचे हुए टाइम में ले जाया जा सकता है, रादर देन कि वो ये सोचते रहे कि अब मैं इस कैसे पढ़ूंगा, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट तुम्हारी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिस्टमैटिक वे में एक बार पढ़ें, ताकि हमारे दिमाग में वो पैटर्न सही बने, लाइन ऑफ थिंकिंग हमारे दिमाग में सही बने। ऐसा ही कुछ बच्चों के साथ होता है जो 12th में पढ़ रहे हैं बट उनका 11th वाइप आउट है। 12th में दे आर कंफर्टेबल, दे आर परफॉर्मिंग वेल, बट 11th में समहाउ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th में सीरियस नहीं होते, तो उन्होंने काम चलाऊ कर रखा है बट उनका वीक है। तो देखो, 11th के चैप्टर का जहाँ जहाँ 12th के चैप्टर में यूज आएगा, अभी नहीं आया होगा, हो सकता है जेई में कोई क्वेश्चन में यूज आ जाए, वो क्वेश्चन तुम्हारा 12th वाला भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो इसलिए अगर 11th वाले पार्ट में दिक्कत है तो उसको भी हम प्रॉपरली कर लें अगर टाइम अवेलेबल है। ये ना सोचे कि अभी मेरे को हर चैप्टर में 500-500 क्वेश्चन और करने हैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए, वो बाद की बात है। पहले हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट अगर सॉलिड हो गया तो हम एडवांस के लिए तो प्रैक्टिस मेंस 1 के बाद भी कर सकते हैं। अगर वो वाला पार्ट तुम्हारा अभी छोड़ दिया तुमने, तो मेंस 1 के बाद, जैसा मैंने बोला ना कि हमें प्रेशर इतना आ जाता है, एग्जाम इतना पास में जाता है कि हमारे ब्रेन पे प्रेशर होता है, ब्रेन बोलता है कि अब टाइम है ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी नई चीज़ करने के लिए टाइम नहीं है। जबकि मेंस 1 के बाद भी एम्पल टाइम होता है, हमारे पास 4-5 महीने होते हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस की जा सकती है, बट थ्योरी करना उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा बच्चा अगर कोई है जिसका 11th वाइप आउट है, तो आई वुड से कि 11th का जरूर अभी से करे, अच्छी तरीके से करे, क्योंकि यही लूप होल्स क्या होगा, जैसे आप मेंस 1 का एग्जामिनेशन दोगे, हर साल ऐसा होता है। अभी तो बहुत सारे बच्चे बहुत डर रहे होंगे, मेंस 1 का एग्जामिनेशन देंगे तो उन्हें लगेगा यार मेरे को इतने इतने ये क्वेश्चन कर सकता था आराम से, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, इस तरह की चीज़ होगी। एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि जो जनवरी वाला मेंस है दैट इज वेरी लेस कॉम्पिटिटिव इन कंपेरिजन टू अप्रैल वाला मेंस। तो फिर अगर मान लिया जो वो ये बोलता है ना काश मैंने ये किया होता, वो अगर वो करके फिर अप्रैल वाले में जाएंगे, तो हर साल ऐसा होता है कि बच्चे के 30-40 मार्क्स ज़्यादा आते हैं, परसेंटाइल उतना ही रहता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, एक पढ़ते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि हमें मूव अहेड करना आना चाहिए। मतलब हमने चैप्टर पढ़ना चालू किया, किसी चैप्टर में हमें 80% हमने कंप्लीट कर लिया, उसके साथ वी आर कंफर्टेबल, लास्ट का 10-20% ट्रबल कर रहा है, तो रादर देन सीकिंग परफेक्शन वी शुड ट्राई टू मूव अहेड। मतलब वो जो चीज़ हमें दिक्कत कर रहा है उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो चीज़ दिक्कत करी होगी डेफिनेटली वो इन ऑल द प्रोबेबिलिटी वो टफ होगी, और टफ होने का
पेपर में प्रोपोर्शन वैसे भी कम होता है, तो वो चीज़ तुम मेंस 1 के बाद पोस्टपोन कर सकते हो रादर देन गेटिंग स्टक एंड गेटिंग बैकलॉग। वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। वी शुड ट्राई टू मूव अहेड ऑल द टाइम, कि किसी चैप्टर का मान लिया हम बोले कि 40% हमारा सेक्रीफाइस हो गया, कर दो, आगे बढ़ो। ये ठीक है, जब एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया यू कैन ऑलवेज कम बैक, बट अगर आप वहीं स्टक रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक स्पाइरल बन जाएगा, उसमें आपकी प्रिपरेशन और नीचे जाती चली जाएगी। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि ऐसा हो सकता है कि बच्चा बोलता है कि मेरे को क्लास में अच्छा समझ में आता है, क्वेश्चन भी मेरे से सॉल्व हो जाते हैं, बट एग्जाम में आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन की जो हमारी अटेम्प्ट करने की टेक्निक है वो हमारी सही होनी चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले हमें प्रॉपर रिवाइज करके जाना चाहिए, और एग्जाम के अंदर टाइम डिवाइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि फिजिक्स को इतना टाइम, केमिस्ट्री को इतना और मैथ्स को इतना, बिकॉज यू नेवर नो के रिलेटिव डिफिकल्ट लेवल कितना है हर पेपर में। तो फिजिक्स में मान लिया अगर मैंने 1 घंटा रख लिया, पेपर काफ़ी टफ आ गया और 40 मिनट में ही हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और अगले 20 मिनट में बस हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ सॉल्व नहीं हुआ। और लास्ट में मैथ्स में हमें पता लगा कि मैथ्स में लेंदी क्वेश्चन थे जो सॉल्व तो हो जाते अगर टाइम मिलता, तो हमने मतलब पहले उस चीज़ पे टाइम वेस्ट कर दिया जो हमें मार्क्स फैच ही नहीं कर रहा है, और लास्ट में मार्क्स फैच करने वाले जो 2 क्वेश्चन थे वो हमारे रह गए। तो दिस इज नॉट गुड, बिकॉज 2 क्वेश्चन से ही रैंक पे हेल एंड हेवन का डिफरेंस आता है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि हमें राउंड 1 और राउंड 2 की स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। पेपर में पहला एक राउंड लगना चाहिए जिसमें ईजीएस्ट और छोटे क्वेश्चन हम सब कर लें, मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन को छोड़ दिया, या जिस क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है उसको छोड़ दिया, बाकी सारे क्वेश्चन करो। तो जो डुएबल क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट राउंड में हो जाए। अब फर्स्ट राउंड में टाइम कितना लगना चाहिए, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं। वो अगर पेपर बहुत टफ होगा तो अपने आप बहुत कम टाइम लगेगा, पेपर बहुत ईजी होगा तो हो सकता है 2.5 घंटा उसी में चला जाए पहले राउंड में, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम डुएबल क्वेश्चन हो गए तो जितना आपको आता है वो आपका बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो गया। फिर राउंड 2 में हम वो क्वेश्चन उठा के करें जो लेंदी है, जो मेरे को पता है कि ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा बट टाइम लगेगा, तो पहले वो करो, कुछ मार्क्स तो हमारे डेफिनेटली सिक्योर हो। जब वो वैसे क्वेश्चन खत्म हो जाए तब हम वैसे क्वेश्चन करना चालू करें जिनमें सोचना पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे करेंगे, तुक्के मारने पड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो जो भी बच्चे अभी तक एक सब्जेक्ट में या फिर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो आई विल से कि अपने दिमाग से ये डर निकालो। आई वुड से कि जो मैक्सिमम इंजीनियरिंग में बच्चे आते हैं 10 तक दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ब्राइट, और जिसे बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं कि दुनिया में कुछ भी चीज़ ले आओ मैं उसको आराम से कर दूंगा, ये चीज़ तो हम आराम से कर लेते हैं, मेहनत करके मैं आराम से ये चीज़ कर दूंगा। वो वाला जो एटीट्यूड है दैट यू आर सपोज टू गेट अगेन, वो वाली जो एनर्जी है अगर आपने वो दोबारा अभी लेके आ गए तो जो बचा हुआ टाइम है उसमें यू कैन डू वंडर्स। ऑल द वेरी बेस्ट।